गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पॉलिटेक्निक पाठशाला के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं अवधेश सर। और बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। और भारत के संवैधानिक विकास में हम लोगों ने कुछ एक्ट देख लिए थे। और अब जो है हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने बच्चों देखा था द चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया 1813, 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें मैंने आप लोग को 3 पॉइंट्स बताए थे, ठीक है। आज हम लोग बढ़ते हैं उससे आगे, ठीक है, और देखते हैं अगला एक्ट, ठीक है। तो आज का जो बच्चों हम लोग का एक्ट होगा द चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया 1833 होगा, ठीक है। तो यहाँ इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले, और इसके प्रावधान को भी लिख लेते हैं, फिर समझते हैं। द चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया 1833, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोग का हो गया एक्ट का नाम, ठीक है। और अब जो है इसके प्रावधान क्या हैं, इन सारी बातों को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रावधान की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे पहला प्रावधान क्या है कि इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको मैं अब आगे EIC लिखूंगा, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, ठीक है बच्चों। ये समझने की जरूरत है, पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, इसका मतलब क्या है, ठीक है, समाप्त कर दिया गया, ठीक। तो इसको आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो पूरी तरह समाप्त कर देने का मतलब ये है कि चाय पत्ती, ठीक है, तो चाय पत्ती और चीन देश, चीनी मत समझिएगा बच्चों, चाय पत्ती और चीन देश के साथ, ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का बना हुआ था, ठीक है, बना हुआ था। तो 1813 का जो एक्ट था उसमें चाय पत्ती और चीन देश पे व्यापारिक एकाधिकार बना रहा, ठीक। बट मैंने आप लोग को बताया था, कॉन्सेप्ट को थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोग को उसी समय बोला था बच्चों कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से कच्चे माल को, ठीक है, मसालों को ले आके जो है यूरोप कॉन्टिनेंट में बेचती थी, ठीक है। और ब्रिटेन जो है वहां पे भारी मात्रा में बेचा जाता था कच्चा माल, ठीक। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो वहां की अन्य कंपनियां थीं वो बराबर दबाव डाल रही थी, प्रेशर डाल रही थी संसद पे कि हमको भी व्यापार करने का अधिकार दिया जाए। क्यों? क्योंकि महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार दे रखा था। तो व्यापारिक एकाधिकार का मतलब मैंने क्या बताया था, ट्रेड मोनोपोली, कि एक व्यक्ति या एक कंपनी का अधिकार। तो द मर्चेंट एडवेंचर्स, ठीक है, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये EIC का पूरा नाम, ठीक है। तो इसी को केवल अधिकार मिला हुआ था। तो दबाव ये बराबर बनाए हुए थे कि हमें भी अधिकार दिया जाए। दूसरा मैंने बताया था आप लोगों को कि भारत के पैसे के बल पे किस तरह पूरे ब्रिटेन की राजनीति को गिरफ्त में ले रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इनको नियंत्रित करना बड़ा आवश्यक था, ठीक है। तो वहीं से फिर क्या होगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पास होता है, और फिर इनको नियंत्रित करने का कार्य जो है वो लगातार चलता रहता है, ठीक है, लगातार चलते रहता है, ठीक। तो अब इसमें मैंने आप लोग को बताया था कि कच्चा माल जो है वो भारी मात्रा में ब्रिटेन में आ चुका था, ठीक है। और मैंने उसकी आप लोग को टाइमिंग बताई थी, कब से कब तक का दौर, जब ये लोग 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लेते हैं, ठीक है। तो 1757 से, ठीक है, ये जब लड़ाई जीत लेंगे 1757 से लगाए इधर हम आ जाएं तो 1608 का टाइमिंग। तो इस समय मात्र एक व्यापारी थे। 1757 से 1813 का जो टाइमिंग रहा बच्चों, ये क्या रहा, यहाँ पे ये लोग, अब देखो क्या होगा, कच्चे माल को उठा उठा के ले आके ब्रिटेन में बेचते हैं। तो वहां पे प्रोडक्ट काफी भारी मात्रा में तैयार हो गए थे। अब इनको एक बड़े बाजार की जरूरत थी, तो बड़ा बाजार था कहाँ, इंडिया में था। तो इंडिया में सेल करना था। तो अब इसलिए होगा क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करना आवश्यक हो गया था। अगर समाप्त नहीं होता तो अन्य कंपनियां उस वस्तुओं को बेच नहीं पाती, और जब बेच नहीं पाती तो इनकम टैक्स, ठीक है, सीमा शुल्क, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी वगैरह, ये सारे जो टैक्स मिलते हैं गवर्नमेंट को वो मिल नहीं पाते, ठीक है। तो इस वजह से क्या किया गया, एक अधिकार समाप्त किया गया। बट EIC को 2 मामलों में एक अधिकार जो है प्राप्त रहा 13 में, ठीक है, 1813 में। तो वो क्या था, चाय पत्ती, ठीक है, चाय पत्ती और चीन देश जो है, ठीक है,
इस पे इसके साथ किसी भी टाइप का व्यापार, ठीक है, किसी भी टाइप का व्यापार जो है वो अभी भी कौन कर सकता था, वो अभी भी कर सकती थी केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी। बट मैंने बोला कि ये दबाव लगातार बना रहा, तो फिर क्या होता है, एटलीस्ट 1833, ठीक है, 1833 के अधिनियम के द्वारा क्या होगा, जो चाय पत्ती और चीन देश पे एकाधिकार बना हुआ था ना, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को सुनना, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, ठीक। आपका आंसर होगा 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। अगर आपसे पूछा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह कब समाप्त किया गया, या पूछा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चाय पत्ती और चीन देश सहित किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया, तो भी आपका आंसर क्या होगा, 1833, ठीक है। तो ये बात हम लोग ने देख लिया। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने का कार्य तो संसद कर रही थी, ठीक है, मगर दूसरी तरफ इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राजनीतिक जो अधिकार था वो क्या हो रहा था, वो बढ़ता जा रहा था। यानी कि भारत के क्षेत्रों को धीरे धीरे क्या कर रहे थे, अधिग्रहित कर रहे थे, अपने अधिकार क्षेत्र में ले रहे थे। यानी कि इनका भारत में एक्सपेंशन जो है ना, विस्तार जो है वो बढ़ता जा रहा था, ठीक है। तो अब इस क्रम में क्या होगा, 33 का जो एक्ट आता है, तो अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या एक अधिकार समाप्त किया गया। दूसरा पॉइंट क्या, दूसरे पॉइंट में अगर हम देखें तो ये जो अधिनियम है, इसी अधिनियम के द्वारा, अब बच्चों देखना पॉइंट, बंगाल का, ठीक है, गवर्नर जनरल, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं गवर्नर जनरल, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, इसको पूरे इंडिया का, ठीक ना, पूरे भारत का बना दिया गया क्या, गवर्नर जनरल, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। अब भारत का क्वेश्चन करेगा, भारत का प्रथम जो है गवर्नर जनरल कौन बना, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। इस नाम को आपको याद रखना होगा। इस क्वेश्चन को चाहे इतिहास से पूछे, चाहे संविधान के इस चैप्टर से पूछता है, ठीक है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, ठीक है, तो गवर्नर जनरल बनता है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो और क्या किया गया इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा और क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल थी, ठीक है, गवर्नर जनरल, तो उसकी एक परिषद थी, तो उस परिषद में, ठीक है, विधिक परामर्श, विधिक मतलब कानूनी, ठीक ना, लॉ संबंधी चीजें, ठीक है, तो विधिक परामर्श के लिए, ठीक है, क्या किया गया, एक सदस्य को जो है शामिल किया गया, ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को शामिल किया गया। अब बच्चों ध्यान देना, विधि सदस्य को जो शामिल किया गया ना गवर्नर जनरल की परिषद में, आज की डेट में आप सुनते होंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक ना, भारत का महान्यायवादी। अब देखो ये महान्यायवादी का भी पद कहां से आ रहा है, इसी एक्ट के द्वारा आया, ठीक है। तो ये जो विधि सदस्य के रूप में जो शामिल हो रहा है व्यक्ति, ठीक है, ये क्या करेगा, ये परामर्श देता है, ठीक है, कानूनी मामलों में, किसको, गवर्नर जनरल और उसकी पूरी काउंसिल को, यानी परिषद, ठीक। तो इसको अगर हम देखें तो यहां लिख सकते हैं कि गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को शामिल किया गया, ठीक ना, तो विधि सदस्य को शामिल किया गया, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो जाता है। तो आपको इतनी बातों को बच्चों जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब हम इससे अगर आगे बढ़ें बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ें तो कुछ पॉइंट को देखें, जैसे भारत में दास प्रथा, ठीक है, भारत में दास प्रथा, ठीक है, दास प्रथा। तो अब दास प्रथा क्या थी, चलिए इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। दास प्रथा क्या थी, तो देखिए बच्चों, चौथे पॉइंट, भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया, ठीक ना, स्लेव जो सिस्टम था, ठीक है, दास प्रथा, स्लेव ट्रेडिशन, ठीक है, इसको क्या किया, समाप्त किया गया। दास प्रथा को समाप्त समाप्त करने का प्रावधान
प्रावधान किया गया। ठीक है बच्चों, अब कहोगे बच्चों कि सर दास प्रथा को समाप्त करने से ब्रिटिशर्स का क्या लाभ है, ठीक है, क्या फायदा है? तो यहाँ बच्चों समझने की एक जरूरत है, ठीक है, क्या जरूरत है समझने की, कि मैं जैसे क्या बता रहा हूँ कि अंग्रेज भारत में एक बड़ा वर्ग ऐसा भी तैयार कर रहे थे कि शासन करने में उनको आसानी हो। ठीक है, तो आपको शायद ये बात ना पता हो कि हमारे वहाँ जो स्लेव्स ट्रेडिशन था, ठीक ना, दास प्रथा जो था, ये इतना व्यापक पैमाने पे होता था कि ये उस समय की कुल जनसंख्या का, ठीक है, कुल जनसंख्या का कहा जाता है कि लगभग जो है 2% था। ठीक है, और उस समय जनसंख्या कितनी थी हमारी? उस समय जनसंख्या हमारी जो है 35 से 40 करोड़ थी उस समय। ठीक है बच्चों, तो अब सोचो 2% का, ठीक है, रेशियो कम नहीं है। अब इतना बड़ा वर्ग जिसको दासता या गुलामी से कह लो आप, मुक्त कराया अंग्रेजों ने, ठीक है, तो ये वर्ग क्या होगा? ये वर्ग एटलीस्ट जो है ब्रिटिशर्स का बनेगा समर्थक। ठीक है, अंग्रेजों का समर्थक बनेगा, और समर्थक बनेगा तो दो फायदे, शासन करने में आसानी, और जो प्रोडक्ट जो यहाँ पे आएंगे, ठीक है, सेल होने के लिए, तो वो क्या होगा? उसको ये लोग खरीदेंगे भी। ठीक है, तो अंग्रेजों का क्या हिस्से, हर हाल में फायदा। तीसरी बात क्या, राजा जब अपने वहां दास वास रखता था ना, तो एक समृद्धि देख के लगता था कि हाँ ये राजा है। तो जब उसके दास वास रखने की परंपरा को समाप्त कर दिया गया, तो राजा एक अकेला व्यक्ति टाइप हो गया। मतलब एक शानो शौकत जो दिखती थी, वो शानो शौकत क्या हुई? खत्म होती हुई दिखी। तो राजा की शक्ति भी यहाँ पे क्या हो रही है? धीरे धीरे डाउन हो रही है। और भारतीय जनता जो है, उनके मन में एक बात क्या जा रही है कि भारत के मालिक जो है अब हमारे यहाँ के राजा नहीं रह गए हैं। ठीक है, कौन हो गया है? अंग्रेज। ठीक है, तो इसलिए जो है अंग्रेज ये काम करते हैं। एक पॉइंट बच्चों इसमें जरूर ध्यान रखना तुम लोग कि दास प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 1833। मगर क्वेश्चन अगर ये कर लिया कि कब खत्म किया गया, दास प्रथा रियलिटी में कब खत्म हुआ, ठीक है, तो खत्म कब होता है? ये 1843, ठीक ना, 1843 में, ठीक है, 1843 में दास प्रथा को क्या किया जाएगा? दास प्रथा को समाप्त किया जाएगा। ठीक ना, समाप्त किया जाएगा। तो ये बच्चों आप लोग को, ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये इतना पॉइंट आपका 1833 जो है 1833 इसके अधिनियम के द्वारा जो है इतने पॉइंट हम लोग को देखने थे। ये पॉइंट हम लोग का कंप्लीट। ठीक है, और अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? द चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया 1853। ठीक है, अगर हम हिंदी में बात करें इसकी, तो भारत परिषद अधिनियम 1853। ठीक है, तो अब ये भारत परिषद अधिनियम 1853 जो है, अब इसमें क्या प्रावधान किए जा रहे हैं? ठीक है, अब बच्चों इसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है यहां देखना कि लिख देता हूं इसको मैं, द चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया 1853। ठीक ना, 1853। तो ये जो है हम लोगों के एक्ट हो गए। तो अब इस एक्ट में क्या क्या जो है प्रोविजंस किए गए, ठीक, इस बात को जरा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस अधिनियम के द्वारा हो क्या रहा है। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा हो क्या रहा है, तो अब देखिए अभी तक बच्चों एक बात ध्यान रखना, 1853 के पहले तक स्थिति जो थी वो क्या थी? कानून जो बन बन के आप देख रहे हो ना आ रहे हैं, ये सब आते थे ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से। और भारत के अंदर जो जनता के लिए कानून जो बनता था, वो कानून कौन बनाता था? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। अब देखो बच्चों होगा क्या, ये परिषद जो है ना, गवर्नर जनरल परिषद, यही गवर्नर जनरल की परिषद अलग हो जाएगी, और अलग होके इसका नाम क्या पड़ेगा? इसका नाम पड़ेगा बच्चों विधान परिषद। ठीक, तो आपसे पूछेगा कि भारत में विधि निर्माण के लिए, ठीक है, एक विधान परिषद की स्थापना की गई, किस अधिनियम के द्वारा किया गया? ठीक, आपको 13 का अधिनियम, 33 का अधिनियम, 53 का अधिनियम और 84 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक, आपको बताना होगा कि भारत में विधि निर्माण के लिए एक विधान परिषद की स्थापना 1853 के अधिनियम के द्वारा की गई। ठीक, अब सुनो, क्वेश्चन को थोड़ा अगर हायर ले गया तो क्वेश्चन फिर करेगा, ठीक है, कि वर्तमान भारतीय संसद का, ठीक है, प्रथम नींव, ठीक है, ब्रिटिश शासन काल के दौरान किस अधिनियम से पड़ा?
बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आज जो संसद है, इस संसद की पहली कह लो आप ईंट, कोई भवन बनता है तो पहली ईंट जरूर पड़ती है, ठीक है? तो वही पहली ईंट की बात हो रही है कि जो आज का संसद, जो आज हमारे लिए कानून बनाता है, आपके लिए कानून बनाता है, ये संसद, ठीक है, कैसे आया? क्या अंबेडकर जी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, बी.एन. राव का, क्या इन लोगों ने अपने दिमाग से सोच के संसद बना दिया था? मैंने बोला ऐसा नहीं है। मैं आपको ये पढ़ा ही रहा हूं इसलिए कि इस चैप्टर को, इसलिए कि आपको ये पता चले कि हमारे संविधान निर्माता जो है, ठीक है, सारी चीजों को खुद सोच सोच के लागू नहीं किए थे, लिखे नहीं थे। वो अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेज उसको लेके आए थे, ठीक है? तो क्या क्या वो लेके आए, यही बात मैं बच्चों आप लोग को समझाना चाह रहा हूं, ठीक? तो अब देखो, तो पहली बार क्या होगा, 1853 के एक्ट के द्वारा विधान परिषद की स्थापना की जाएगी, ठीक ना? और यही विधान परिषद क्या होगा, आगे चल के संसद का रूप धारण करेगा, ठीक? तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान भारतीय संसद का, ठीक है, नींव ब्रिटिश शासन काल में किस अधिनियम के द्वारा पड़ा? तो आपका आंसर क्या होगा? 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है? तो इस पॉइंट को बच्चों हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है? तो लिख लेंगे हम लोग ये कि भारत में पहली बार विधि निर्माण के लिए एक विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद की स्थापना की गई, ठीक है? राइटिंग में थोड़ा बहुत अगर बच्चों दिक्कत होगा, कोई बात नहीं, आप मेरी आवाज को सुनना, ठीक है? और उससे जो है आप इसको समझ जाना, ठीक है? बाकी का जो है मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा ही, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आप वॉइस को जो है बस उस पर ध्यान देना, ठीक है? तो विधान परिषद की स्थापना की गई। अब देखो, ये बात मैं यहां जोड़ दे रहा हूं, जो आगे चलकर संसद का रूप धारण करता है, ठीक है बच्चों? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक? अब सुनो आगे क्या, इस अधिनियम के द्वारा अब क्या किया जा रहा है, ठीक है? अब देखो, अंग्रेजों का 1853 तक अंग्रेजों का लगभग अप्रत्यक्ष रूप से पूरे भारत पे, ठीक है, लगभग अधिकार हो चुका था, ठीक? अब अधिकार हो चुका है। अब जरा एक बात को समझना बच्चों, यहाँ पे है क्या कि अब अंग्रेज भारत पे अधिकार कर चुके हैं, सारे विभाग जो है, मतलब सारे सेक्टर इन लोगों के नियंत्रण में है। तो देखो, एक समस्या आ रही थी। समस्या क्या आ रही थी कि कृषि की बात हम लोग कर लें तो गवर्नर जनरल, ठीक है, और उसकी परिषद पहले कानून बना रही थी, अब विधान परिषद बनाने लगा। तो विधान परिषद कानून बना रही है कि कृषि के क्षेत्र में ये काम होने चाहिए, मगर काम करने के लिए क्या किया गवर्नमेंट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे उनको मान लो लगा दिया। तो अब क्या है कि यहाँ पे एक स्पेशलाइजेशन का अभाव दिख रहा है, ठीक ना, अभाव दिख रहा है। तो अब होगा क्या, आज अब देखो फिर क्या, हमारे वहां जो सिस्टम चल रहा है वो कैसे हम ब्रिटेन से अडॉप्ट किए। अब सुनो, अब क्या होगा, इस अधिनियम के द्वारा, ठीक है, क्या किया जाएगा, सरकारी पदों पर नियुक्तियां जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जाएगी, ठीक है? तो अब जैसे देखो क्या होगा कि पता क्या चला, एक व्यक्ति ऐसा है, ठीक है, एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी हाइट ही मान लो नहीं है, 5 फुट 7 इंच उसकी हाइट ही नहीं है, 5 फुट का है। अब उसको जो है क्या किया, अब उसको बना दिया, ठीक है, दरोगा, ठीक है? या फिर एक व्यक्ति ऐसा है जिसको कानून का ज्ञान ही नहीं है, उसको बना दिया जज, ठीक है? तो अब होगा क्या, अब इस अधिनियम के द्वारा जितने भी पोस्ट होंगे, सारे पोस्टों को क्या किया जाएगा, अब पेपर करवाया जाएगा। और पेपर करवाने के बाद डिसाइड किया जाएगा ये पोस्ट है तो इसकी ये जो है एलिजिबिलिटी होगी, और ये इनके सिलेबस होंगे, और उसके बाद ये पेपर देंगे, इतना नंबर आएगा तो इनकी नियुक्ति होगी। तो आज आप भी तो यही करते हो, जेई अगर बनना है तो क्या ऐसे ही कोई बना देता है? नहीं, पेपर होता है ना, ठीक है? तो ये पेपर का कॉन्सेप्ट कहां से आया, अंबेडकर जी ने ले आया,
ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने ले आया नहीं, ये भी अंग्रेज ले आए हैं। ठीक, तो यहाँ आपसे क्वेश्चन क्या करेगा, यहाँ आपसे क्वेश्चन करेगा किस अधिनियम के द्वारा, ठीक है, सरकारी पदों पर नियुक्तियां, ठीक है, होने लगी। ठीक है, तो किस अधिनियम के द्वारा सरकारी पदों पर नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होने लगी, तो आपका आंसर क्या होगा, 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो इस एक्ट के द्वारा सरकारी पदों पर नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होंगी। ठीक, तो इस पॉइंट को कवर करते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट बच्चों क्या हो गया कि सरकारी पदों पर नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जाने लगी। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट हम लोग का हो जाता है। ठीक है, अब देखो, और आज के डेट में देखो अब क्या है, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा जो उच्च सदन है, ठीक है, अपर हाउस जो है, राज्यसभा जिसको हम कहते हैं। ठीक है, राज्यसभा में बच्चों मनोनयन का सिद्धांत है। ठीक है, तो जब आप राज्यसभा पढ़ोगे आर्टिकल 80, ठीक है, अनुच्छेद 80, तो उसमें आप पढ़ोगे तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जो 4 सेक्टर के क्या होता है, 4 क्षेत्रों के विद्वान होते हैं। ठीक, तो 4 क्षेत्र क्या होते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, ठीक है, और समाज सेवा। ठीक है, तो अब जो है विधान परिषद में ये विधान परिषद क्या है, यही विधान परिषद संसद है हम लोगों के लिए। अभी संसद नहीं कहेंगे, अभी तो विधान परिषद बोलेंगे, मगर आगे चल के ये क्या बन जाएगा, संसद बन जाएगा। ठीक है, भारतीयों द्वारा इसका नामकरण क्या कर दिया जाएगा, संसद। ठीक, तो अब क्या होगा, जैसे आज राज्यसभा में मनोनयन होता है ना, ठीक है, तो वैसे ही मनोनयन का सिद्धांत जो है, नॉमिनेशन, ठीक ना, ये सिद्धांत कब आया, 1853। तो पूछेगा कि विधान परिषद में, ठीक है, कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया, तो बच्चों आपका आंसर क्या होता है, 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो यहां पे हम इस बात को भी मेंशन कर दें कि विधान परिषद में, ठीक है, तो वीपी मैं बच्चों लिख दे रहा हूं, ठीक है, समझ जाइएगा। विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक ना, अधिकार प्रदान किया गया। तो ये बच्चों मनोनीत करने का प्रावधान जो हम देख रहे हैं, ठीक है, ये भी कहां से आया है, ये भी जो 1853 का चार्टर एक्ट है, इसी के द्वारा आया है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बच्चों हो गया, ठीक है, 53 का एक्ट। अब जो है अगला एक्ट हम देखेंगे, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858, 1858। ठीक है, 1858। ठीक, तो 1858 का जो यहाँ पे तो प्रावधान जो है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे, द इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858। ठीक है, 1858। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे बच्चों, जरा समझने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो अधिनियम है, अभी आप 1773 से देखोगे तो बीच में केवल 1781 का पॉइंट छोड़ दो तो लगभग जितने एक्ट हैं सब 20 ईयर के, ठीक है, लमसम आ रहे हैं। ठीक, बट यहां बच्चों देखो 1853 का एक एक्ट हम लोग अभी देखे हैं। ठीक, और फिर जो है 5 ईयर में ही नया एक्ट आ गया। ठीक है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो कभी कभी आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, कि जितने नए एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ठीक है, ब्रिटिश संसद से बन के आ रहे थे, सबके जो है टाइमिंग लगभग 20 साल 15 साल के रहे, परंतु 1853 के बाद 1858 में, यानी कि 5 ही साल में एक नया एक्ट आ गया। इस नए एक्ट के आने के कारण क्या है? ठीक है, तो अब 4 ऑप्शन आपको देगा, तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा आने के कारण क्या है बच्चों। आने के कारण है 1857 का रिवॉल्ट। ठीक ना,
तो 1857 की जो क्रांति हुई उस क्रांति के वजह से, ठीक है, ये एक्ट आता है। और अब सुनना, मैंने क्या बोला था कि 73 से ही EIC को, ठीक है, ब्रिटिश संसद कंट्रोल में ले रही थी और वो पूरा पूरा मौका खोज रहे थे कि कब मौका मिले तो इनसे सारे अधिकार छीन लिए जाएं। अब वो दिन आ चुका था, ठीक है बच्चों, अब वो दिन आ चुका था। और अब क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी प्रकार के अधिकार, ठीक ना, सभी प्रकार के अधिकार क्या होंगे, अब पूरी तरह छीन लिए जाएंगे, ठीक है, सभी प्रकार के अधिकार छीन लिए जाएंगे। और होगा क्या, सारे राइट जो हैं वो किसको दे दिए जाएंगे, महारानी को। तो महारानी कहाँ बैठी है, महारानी बैठी हुई है ब्रिटेन में, तो महारानी आके देश का शासन चलाएंगी नहीं। अब क्या होगा, अब एक नए पद का एक नया पोस्ट आएगा और वो पोस्ट बच्चों क्या होगा, उस पोस्ट का नाम होगा बच्चों भारत सचिव, ठीक है, भारत सचिव। अब ध्यान देना, भारत सचिव जो है ये इंडिया में होगा, ठीक है, और ये इससे नीचे जो होगा गवर्नर जनरल होगा। गवर्नर जनरल रिपोर्ट करेगा किसको, भारत सचिव को, यानी कोई भी कार्य करेगा गवर्नर जनरल तो भारत सचिव से पूछेगा और भारत सचिव लास्ट में किससे अनुमति लेगा, महारानी से अनुमति लेगा, ठीक ना, महारानी या आप कह ले ब्रिटिश संसद से अनुमति लेगा, ठीक है। तो देखो देखो अप्रत्यक्ष रूप से आखिर शासन किसका आ गया, महारानी का ही तो आ गया, सम्राट का ही तो आ गया। और अभी इसके पहले क्या था, EIC के पूरे राइट थे, ठीक है, तो अब किसका हो गया, महारानी का। ठीक, कैसे हो गया, गवर्नर जनरल क्या अपने मन से सब कुछ कर ले रहा है, नहीं, ये किससे पूछ रहा है, भारत सचिव से। भारत सचिव किससे पूछ रहा है, महारानी से, ब्रिटिश संसद से। तो यानी कि अल्टीमेट अब शासन पूरा किसके हाथ में आ गया, ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन के हाथ में आ जाता है महारानी के, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या क्या पॉइंट है बच्चों, इसको जरा हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। तो यहां देखें फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट में पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, के पद को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, पद को समाप्त कर दिया गया। अब बच्चों आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों, तो सारी बातों का जवाब देता हूं, ठीक है, समाप्त कर दिया गया, ये एक पॉइंट, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो दूसरा पॉइंट ये होगा कि EIC के सारे अधिकार छीनकर महारानी को दे दिए गए, महारानी को दे दिए गए, ठीक है, ये एक बात। ठीक, थर्ड पॉइंट की बात करें तो अब देखो बच्चों इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान देना, गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल के पद के साथ वायसराय का पद जोड़ दिया गया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना बच्चों। अब कहोगे कि ये बात क्या है, ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूं इसको भी, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या हुआ कि गवर्नर जनरल जो है ये अब वायसराय बन गया, तो पूछेगा भारत का प्रथम वायसराय तब कौन था, तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था, ठीक है, तो प्रथम वायसराय कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अब आप इसको इतिहास में जोड़ लीजिए और मन करे तो आप इसको जोड़ सकते हैं संविधान में, ठीक है। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग बना, ठीक है। अब समझना बच्चों, तो शुरू से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करना चाह रही थी महारानी, तो अब 1857 की क्रांति हो गई तो मौका मिल गया, तो हुआ क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यही दोनों मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को चला रहे थे, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति की गई थी किस लिए, कि वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी EIC को ये क्या करे, नियंत्रित करे, ठीक है। और जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट किस तक पहुंचे, ब्रिटेन तक यानी महारानी तक।
तो ठीक है, तो इसलिए इसकी नियुक्ति की गई थी। कब की गई थी? तो मैंने आप लोग को बताया था कि पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक ना। तो अब देखो यहाँ पे ये पद दोनों जो है अब इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको लाने का उद्देश्य क्या था? लाने का उद्देश्य तो इसका यही था ना कि ये महारानी के प्रति वफादार है और सही रिपोर्टिंग करेगा महारानी को। मगर जब महारानी का ही डायरेक्ट शासन आ गया तो अब इसकी जरूरत क्या है, इसलिए क्या किया गया, इसको खत्म कर दिया गया। ठीक, और जितने राइट थे ईआईसी के सारे अधिकार किसको दे दिए गए? महारानी को। ठीक, गवर्नर जनरल के पद के साथ वायसराय का पद जोड़ दिया गया। अब सुनो बच्चों, कहीं कहीं आपको लिखा, कहीं नहीं ज्यादा जगह लिखा मिलेगा, ठीक है, लूसेंट में भी आपके लिखा मिलेगा, मगर अलर्ट रहना। गवर्नर जनरल के पद के साथ वायसराय का पद जोड़ दिया गया। लिखा क्या मिलेगा? गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और वायसराय के पद का सृजन किया गया। ये बात आपको लिखा मिलेगा लूसेंट में भी। बट यहां मेरा एक क्वेश्चन हो जाता है, क्या? अब सुनना, अगर गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, और वायसराय का पद लाया गया था, ठीक है, बच्चों एक बात बताओ फिर कि क्यों फिर हम एक क्वेश्चन जो है कि देखते हैं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो हम कहते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक, अगर गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया था तो ये बताओ ये क्वेश्चन फिर कैसे उभर के सामने आ गया, ठीक है, कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, तो बच्चों ये अधूरा सच है। सच क्या है? गवर्नर जनरल का पद भी था और वायसराय जो है इसका भी पद था। ठीक है, तो बस होता क्या है, एक ही व्यक्ति के पास दो पद है। यानी जैसे हम लोग के नाम होते हैं ना कि घर पे बुलाने के नाम कुछ और फिर कॉलेज, स्कूल, ठीक है, कोचिंग संस्थान कहीं भी गया तो वहां पे हमारे नाम कुछ और। ठीक है, वैसे ही ये था। ठीक है, तो व्यक्ति एक है मगर इसकी पोस्ट क्या है, वो दो हो गए। ठीक है, एक तो वायसराय और दूसरा गवर्नर जनरल। तो सुनना, जब 1857 की क्रांति हुई तो क्रांति क्यों हुई? लॉर्ड डलहौजी की एक नीति आई थी, राज्य हड़प और गोद निषेध का सिद्धांत, जिसके तहत लॉर्ड डलहौजी क्या कर रहा था? राज्यों को हड़प ले रहा था। तो स्टार्टिंग कहां से किया? महाराष्ट्र में एक जगह है सतारा, तो सतारा से स्टार्ट किया। सतारा, संबलपुर, जैतपुर, उदयपुर, बाघाट, झांसी और लास्ट में अवध को भी बैड गवर्नेंस, कुशासन का आरोप लगा के उसको भी हड़प लिया। तो यहीं से क्या होता है, जो राजे महाराजे थे वो सब क्या हुआ, बड़े लेवल पे भाग लिए किसमें? 1857 की क्रांति में। तो जब 1857 की क्रांति हो गई तो महारानी का घोषणा पत्र जब लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा तो उसमें ये बात मेंशन हुई कि अब किसी भी राजा का, ठीक है, कोई पद, कोई क्षेत्र छीना नहीं जाएगा। ठीक ना, छीना नहीं जाएगा। तो जो राजा महाराजा थे ना, तो इन राजा महाराजा के पास जब ये गवर्नर जनरल जाता था, ठीक है, तो लोग क्या कहते थे? गवर्नर जनरल आया है। ठीक है, और यही व्यक्ति जब हम लोग पे शासन करता था, हम लोग के पास आता था, भारतीय जनता के पास, तो हम लोग क्या बोलते थे? ठीक है, वायसराय आया है। बस ये डिफरेंट हुआ। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, इसी के समय 1857 की क्रांति होती है और ये उस समय क्या था? गवर्नर जनरल। ठीक, इसको इसके पद से हटाया नहीं गया, आ गया 58 का एक्ट। ठीक है, बाद में अब जो है इसको हटाया जाएगा, परंतु इसका जो है पद गवर्नर जनरल का उसके साथ एक पद और जोड़ दिएगा, वायसराय, यानी कि कैनिंग गवर्नर जनरल भी था, वायसराय भी था। ठीक है, ये बात बच्चों ध्यान में रखना। और अगर आपसे कभी कोई पूछे कि जो हो सकता हो बीच में स्टार्ट कर दिया गया हो गवर्नर जनरल का पद, तो फिर पूछ लेना कि भाई वो डेट क्या है, बता दो कि जब गवर्नर जनरल का पद दोबारा स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो इतिहास में मैं बताऊंगा बच्चों, गवर्नर जनरल से बड़े कंफ्यूजन है। ठीक ना, गवर्नर जनरल से इतिहास में बड़े कंफ्यूजन है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहा? ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर मान लो इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो आंसर अब चेंज है। अब आंसर क्या है? अब आंसर है लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग की नियुक्ति ईआईसी के द्वारा हुई थी। ठीक ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, महारानी के द्वारा नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग का एक्ट जो है कंप्लीट होता है 1858 का। ठीक है, और अब हम लोग जो है आते हैं
नए एक्ट में, ठीक है, नए एक्ट में। और वो एक्ट क्या होगा? 1861 का एक्ट, ठीक है, जिसमें केवल जो है हम लोग 2 पॉइंट देखा जाएगा, ठीक है, 2 पॉइंट देखा जाएगा, ठीक। तो आते हैं हम लोग उस दूसरे पॉइंट में, ठीक है। तो इस एक्ट का नाम क्या होगा? द काउंसिल, काउंसिल, देखिए थोड़ा इसको मैं सही लिख दूं, ठीक है, द काउंसिल एक्ट ऑफ ऑफ इंडिया 1861, 1861, ठीक है बच्चों। तो अब ये हम लोग का, ठीक है, दूसरा एक्ट आ गया। अब हम लोग जरा इसको देखते हैं, ठीक है। तो अब इस एक्ट के द्वारा क्या क्या किया गया, इन सारी बातों को समझते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको 1853 का एक्ट बताया, ठीक। उसमें क्या बताए थे कि सरकारी पदों पर नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होने लगी। समझना जरा बात को। अब ये देखो, ये अब यहीं नहीं रुकेंगे, मतलब इनका एक्सपेंशन जितना बढ़ रहा है ना, तो ये अब भाई अच्छी कमाई कब हो सकती है? जब हर क्षेत्र का एक टैलेंटेड व्यक्ति हो तब ना। ऐसे ही थोड़े कि किसी को कुछ भी बना दिया, ठीक है। तो अब ये काम तो पहले ही कर चुके हैं कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, मतलब कोई भी पद होगा तो प्रतियोगी परीक्षा में बैठना होगा, और आप उस पेपर को निकाल पाए तो आप वो पद पाएंगे, वरना नहीं पाएंगे, ठीक है। मगर अंग्रेज यहीं नहीं रुकने वाले हैं। अब वो क्या करने जा रहे हैं? अब वो करने ये जा रहे हैं बच्चों कि विभाग, ठीक ना, विभागों की अब स्थापना करेंगे। तो जैसे आप लोगों ने सुन रखा होगा कि कृषि विभाग, ठीक है, ऊर्जा विभाग, ठीक ना, सुना है ना ऐसे, कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग, श्रम विभाग, ठीक है, विधि मंत्रालय, ऐसे सुना होगा ना, बहुत सारे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ठीक है, संचार मंत्रालय, ठीक। ऐसे जो ये विभाग आए ना, तो क्या ये विभाग भी हमारे संविधान निर्माताओं की देन है? नहीं, वो भी किसकी देन है? अंग्रेजों की देन है, ठीक है। तो अब क्या मैं बताने जा रहा हूं कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई, ठीक ना, विभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो मतलब क्या, अब अलग से एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए क्या होगा, अब अलग से एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनेगा, ठीक, जिसका काम क्या होगा, केवल कृषि की उन्नति देखना, ठीक है, कृषि की उन्नति देखना। तो अब इससे क्या होगा बच्चों, तो एक विभाग अलग बन गया और उसकी केवल और केवल जिम्मेदारी है कृषि देखना, ठीक है, कृषि का क्षेत्र देखना। तो वहां उन्नति होगी कि नहीं होगी? मगर यही एक विभाग अगर मान लो बिजली भी देखता, ठीक है, यही विभाग जो है रक्षा मंत्रालय भी देखता, हथियार बनाना भी देखता, खेती भी देखता, ठीक है, पुलिस विभाग भी देखता, तो क्या लगता है कि मतलब जो है कि बढ़िया काम हो पाता? नहीं। और अगर हो पाता तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चीज पहले नहीं कर दी होती। क्यों उसको अब ऐसा फील हो रहा है कि अलग से होना चाहिए? वो समझ रहे हैं कि अब जो है स्पेशलाइजेशन की यहाँ पे जरूरत है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत में पहली बार मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, ठीक, या विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो आपका आंसर क्या होगा? 1861 का एक्ट, ठीक है, 1861 का एक्ट, ठीक। दूसरी तरफ बच्चों 1857 की जब क्रांति हो जाती है, ठीक है, तो देखो ऐसा नहीं था कि यहाँ के लोग इसी समय शांत हो गए। 57 का जो रिवॉल्ट हुआ, इसके बाद से छोटे मोटे जो जो कृषक विद्रोह है ना, ठीक है, आदिवासी विद्रोह, वो शुरू हो चुके थे, ठीक है, वो शुरू हो चुके थे। क्योंकि शोषणकारी व्यवस्थाएं जो है बहुत लंबे समय तक जो है कि लोगों को शांत नहीं कर सकती। आदमी धीरे धीरे चीजों को समझेगा कि यहाँ पे पूरी तरह गलत हो रहा है, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, राष्ट्रपति को दिया जाएगा अध्यादेश, ठीक ना, ऑर्डिनेंस पावर दिया जाएगा, ठीक। तो यहां मैं राष्ट्रपति शब्द यूज कर लिया। क्यों यूज कर लिया? क्योंकि आज ऑर्डिनेंस पावर, ठीक है किसके पास? राष्ट्रपति के पास है। आज का राष्ट्रपति उस समय क्या था? आज का राष्ट्रपति उस समय गवर्नर जनरल था। यानी मैं अगर पूछ लूं कि गवर्नर जनरल को, ठीक है, अध्यादेश, ठीक है, यानी ऑर्डिनेंस पावर किस अधिनियम के द्वारा दिया गया, तो आपका सिंपल आंसर होगा 1861। तो केवल हम लोग को इसमें 2 पॉइंट लिखने थे, ठीक है, और दोनों पॉइंट जो है अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट यहां बच्चों क्या हो जाता है कि भारत में पहली बार विभागीय प्रणाली, ठीक ना बच्चों, विभागीय प्रणाली
या इसी प्रणाली को बच्चों क्या बोलेंगे, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, ठीक ना, विभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत की गई, ठीक है, व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो ये आपको दिमाग में रखना है, शुरुआत की गई, ठीक है। सेकंड पॉइंट है गवर्नर जनरल या आप कह लें वायसराय, ठीक है। तो वायसराय जो है, तो वायसराय को दिया गया क्या, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, ठीक है, शक्ति प्रदान की गई। अब बच्चों पहला वाला पॉइंट तो आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, ये है क्या बच्चों, समझना थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे कंसंट्रेट होना पड़ेगा और बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो आज की डेट में कानून बनाने का काम संसद करती है, ठीक है। उस समय कानून बनाने का काम कौन कर रहा था, विधान परिषद। किस अधिनियम के द्वारा आया, 1853 के अधिनियम के द्वारा। सुनो ध्यान से, मैं पूरा कंपेयर करके समझा रहा हूं, मैं नया पेज ले रहा हूं, ठीक, समझना, ठीक है। देखो जरा यहां ऐसे कंपेयर करके चीजों को अगर पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। गवर्नर जनरल, ठीक है, और इसको दिया गया है अध्यादेश का पावर, ठीक है, अध्यादेश। और यहां पे है राष्ट्रपति जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट के पास भी है अध्यादेश का पावर, ठीक है। इस समय देखो कोई आर्टिकल वगैरह का तो निर्माण हुआ नहीं था, ठीक है, तो इसलिए यहाँ कोई आर्टिकल हम नहीं देखेंगे। मगर आज राष्ट्रपति जो है इसके लिए आर्टिकल का निर्माण है, तो यहाँ पे आर्टिकल क्या होगा, 123। तो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश का उल्लेख है। अब सुनना, देखो इस समय किसके पास है, गवर्नर जनरल के पास, ब्रिटिश शासनकाल में। अब ये क्यों है, तो विधान परिषद, इसका काम क्या था, तो विधान परिषद का काम था बच्चों कानून बनाना, ठीक ना। तो विधान परिषद का काम क्या है, विधान परिषद का काम है कानून बनाना, ठीक ना, जिसको हम लिख सकते हैं विधि निर्माण। सुनो ध्यान से बच्चों, विधि निर्माण ऐसे थोड़े हो जाएगा। विधि निर्माण के लिए क्या करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, ठीक है। विधि निर्माण के लिए क्या करना पड़ता है, सेशन, यानी कि हम हिंदी में कहते हैं इसको क्या, सत्र। एक और नाम देते हैं हिंदी में अधिवेशन, ठीक है। तो बुलाना पड़ता है बच्चों अधिवेशन। कैसा अधिवेशन, विधान परिषद के सदस्यों का। अधिवेशन कौन बुलाएगा, अधिवेशन बुलाता है गवर्नर जनरल, ठीक। अधिवेशन बुलाया, विधान परिषद के सदस्य आ गए, और उसके बाद जिस टाइप के कानून की जरूरत है कानून बन गया, और फिर क्या होगा, सत्र ये समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक। आज की डेट में क्या होता है, तो आज की डेट में क्या होते हैं, इसको अगर हम समझे बच्चों, तो आज की डेट में देखो यहाँ पे डिफरेंट क्या है, ठीक है। देखो अध्यादेश आज कौन जारी करेगा, राष्ट्रपति। कब, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो। आप इसी पॉइंट को ध्यान देना, क्योंकि ये पॉइंट में बस आपको एक डेटा याद रखना है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर जनरल को कब प्रदान की गई, ठीक है। तो 61 के अधिनियम के द्वारा, बस। मगर ये प्रेसिडेंट में आपसे पूछेगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, उस समय भी बताऊंगा। अध्यादेश, तो कब अध्यादेश जारी होता है, ठीक है, तो संसद का सत्र न चल रहा हो, ठीक है, न चल रहा हो, और तत्काल एक, ठीक है, न चल रहा हो, और तत्काल एक नया कानून बनाना आवश्यक हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को दिया गया है क्या, ठीक है, राष्ट्रपति को दिया गया है अध्यादेश का पावर। तो बच्चों सुन लो ध्यान से, ठीक है। होता क्या है, होता यह है कि संसद का सत्र मान लो खत्म हुआ, जो भी आज तारीख चल रहे हो, ठीक है, मान लो आज संसद का सत्र खत्म हो गया, ठीक। 5 डेज बाद कोई ऐसी कंडीशन आ गई, ठीक है, कि फिर एक तत्काल नया कानून बनाना है, ठीक है, तत्काल एक नया कानून बनाना है। तो याद रखना, संसद का सत्र फिर तुरंत बुला लेना इतना आसान नहीं है, ठीक है, इतना आसान नहीं है, महीने 1.5 महीने लग जाएंगे कम से कम, ठीक है। तो ऐसी स्थिति अब आ गई है कि नया कानून बनाना है, सत्र चल भी नहीं रहा है। तो क्या होगा, जिस टाइप के कानून की जरूरत है हमें,
उस टाइप के कानून को राष्ट्रपति क्या करेगा, अपने अध्यादेश के पावर के द्वारा क्या करेगा, लागू कर देगा। ठीक, तो लागू कर देगा तो पूरी जिंदगी के लिए लागू नहीं होगा, तो जब लागू करेगा तो इसका अधिकतम, ठीक ना, इसका मैक्सिमम जो है अधिकतम प्रभाव कितने समय तक होगा, 6 मंथ, 6 माह तक। ठीक है, तो 6 माह तक होगा। ठीक, मान लो अगर अध्यादेश बढ़िया है, ठीक है, और उसको आगे भी जारी रहना चाहिए, तो क्या होगा, तो याद रखना बच्चों, कानून बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में है, संसद के हाथ में है। तो कानून बनाएगा कौन, कानून संसद ही बनाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब कभी संसद का सत्र शुरू होगा, ठीक है, तो सत्र शुरू होने के 42 दिन या 6 सप्ताह के अंदर संसद से, जब संसद शब्द यूज हो बच्चों तो ध्यान रखना, लोकसभा राज्यसभा दोनों की एक साथ बात होती है, ठीक ना, लोकसभा राज्यसभा दोनों की एक साथ बात होती है। तो क्या होगा, सत्र शुरू होने के 42 दिन के अंदर, तो मान लो सत्र जो है शुरू हुआ, आप ऐसे समझ लो कि 20 अक्टूबर को सत्र शुरू हुआ। ठीक है, तो 20 अक्टूबर से बच्चों काउंटिंग शुरू होगी और 42 दिन के अंदर जिस अध्यादेश को राष्ट्रपति ने क्या किया था, लागू किया था, उसको क्या होगा, संसद के दोनों सदन के द्वारा मंजूरी मिल जानी चाहिए। और अगर नहीं मिला तो राष्ट्रपति का ये जो अध्यादेश है ये क्या होगा, यहीं खत्म। और अगर मंजूरी मिल गया तो वो क्या होगा, वो लाइफ टाइम के लिए फिर लागू। और जब उसको खत्म करना होगा तो फिर जो खत्म करने के प्रोसेस हैं, हम जब संसद पढ़ाएंगे तो वहां पे डिटेल में बताएंगे कैसे खत्म होते हैं, कैसे और कानून बनते हैं, सारी बातें। ठीक है, तो हम लोग अभी संवैधानिक विकास पढ़ा है तो इसी को थोड़ा फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये बात बच्चों ध्यान रखना। तो राष्ट्रपति को, ठीक है, आज अध्यादेश का जो पावर है वो कैसे मिला, तो वो गवर्नर जनरल से ही मिला। तो गवर्नर जनरल को दिया गया अध्यादेश का पावर, किस अधिनियम के द्वारा बच्चों दिया गया, 1861 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। और अब जो है हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ठीक है, तो जिसका नाम क्या होगा, अब हम लोग देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक ना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक ना, 1892। ठीक है, ठीक है, 1892। तो अब इस अधिनियम के द्वारा क्या होगा, अब इस बात को समझा जाए तो बच्चों, अब इस अधिनियम की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ क्या है, सुनना। ठीक है, ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम के द्वारा बच्चों होगा क्या, इस अधिनियम के द्वारा देखो विधान परिषद की स्थापना हो रही है। तो विधान परिषद की जब स्थापना हुई, ठीक है, तो विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया गया। ठीक है, अब शामिल क्यों किया गया, मैंने शुरू में ही बताया था कि अंग्रेज कोई भी काम हम लोग के फायदे के लिए नहीं करते थे, वो हमेशा किसके लिए करते थे, अपने फायदे के लिए। हर एक कार्य में उनका कोई ना कोई स्वार्थ छुपा होता था। यहाँ तक कि सुनने में ये बड़ा अच्छा फील होता है कि अंग्रेजों ने भारत से दास प्रथा को समाप्त करा दिया, सती प्रथा को समाप्त कर दिया, बाल विवाह को समाप्त करा दिया, ठीक है, विधवा जीवन जो है उसको समाप्त करा दिया। मैंने मगर आपको क्लास में बताया था कि अगर ये हमारे यहाँ के ट्रेडिशन अगर ये खत्म नहीं होते हैं तो आज आप चाहे हम जो ये वेशभूषा में दिख रहे हैं ना, जीन्स वगैरह, टी शर्ट वगैरह, ठीक है, और शादी विवाह में जो है कि सूट वगैरह, ठीक है, हाई नेक, ठीक है, ये सब सिस्टम जो है नहीं आ पाता। ठीक है, हमारे कल्चर को तोड़ा गया, इसीलिए तो आप आया। हमारा ये बच्चों कल्चर है ही नहीं कि हम टाई पहने, सूट पहने। ठीक है, ब्रिटिशर्स जो हैं, अंग्रेज जो हैं, वो आप जब ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब में वो क्या है, वो ऊपर की तरफ, ठीक ना, यानी कि जो ठंडे प्रदेश हैं, ज्योग्राफी में मैं आपको बताऊंगा, ठंडे प्रदेश जो हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से भूगोल के आधार पे निर्माण होता है कल्चर का। भूगोल जैसा होता है ना, उसी के आधार पे कल्चर का भी निर्माण होता है। ठीक, छोटा सा एक एग्जांपल चलो मैं दे देता हूं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं 0 डिग्री, ये क्या है, विषुवत रेखा, ठीक ना, जिसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ फिर ये हो जाता है कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे, ठीक है, और 66.5 पे, ठीक है,
हो जाता है आर्कटिक विथ। तो अंग्रेज जो है वो किस एरिया से संबद्ध हैं, वो इस एरिया से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस एरिया से जुड़े हुए हैं। और ये क्षेत्र क्या है, ये क्षेत्र है बच्चों ठंडा। तो अब जरा एक बात बताओ, ठंडा क्षेत्र है तो अगर हम पहनेंगे नहीं पूरा गला बंद कपड़ा, ठीक है, टाइट जो है कपड़े नहीं पहनेंगे, तो फिर होगा क्या, हवा जो है ठंडी वो अंदर जाएगी, और अंदर जाएगी तो फिर दिक्कत क्या होगी, ठंडा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए उनके वहाँ का ये प्रचलन था, तो वो अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कपड़े निर्धारित, खान पान भी वही है। खान पान में क्या, क्यों जो है क्रिश्चियन लोग मांस ज़्यादा खाते हैं, सिंपल रीजन, बर्फीला क्षेत्र, कृषि का प्रोडक्शन अच्छा होगा नहीं, ठीक है। वो तो जो रीजनल विंड चलते हैं उनकी वजह से जो है कि वहाँ पे बर्फ पिघलती हैं तो जो है कि खेती हो पाता है, ठीक ना। गर्म जो हवाएं चलती हैं जैसे हमारे वहाँ लू कहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है एग्रीकल्चर अच्छा नहीं, तो इसलिए क्या है, जानवरों को खाने की परंपरा, ठीक। दूसरी बात करें शराब क्यों उसमें जो है ईसा मसीह को भी चढ़ता है, अब ईसा मसीह को शराब क्यों चढ़ता है, शराब चढ़ने के भी कारण है, ठीक है। ठंडा क्षेत्र है, गर्मी चाहिए, तो गर्मी चाहिए तो फिर गर्मी किससे मिलेगा, कपड़ा तो पहन ही लिए हैं, ठीक है। तो शराब जो है, अल्कोहल जो है वो क्या करता है, ठीक है, बॉडी को गर्मी प्रदान करता है, ठीक है, जो भी मेथड हो, ब्लड सर्कुलेशन हाई होना वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसलिए इनके वहाँ देखो ये अच्छा है। अब इक्वेटर वाला जो क्षेत्र है, इक्वेटर वाला, ठीक है, यहाँ नीचे दक्षिणी गोलार्ध में कर्क रेखा, सॉरी मकर रेखा, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है बच्चों विषुवत रेखा वाला, आप यहाँ देखो ये अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, और इधर जो है सऊदी अरब वगैरह, ये सब क्या है, विषुवत रेखा पे हैं। विषुवत रेखा पे होने का मतलब क्या है, सूर्य का लंबवत पड़ना, और लंबवत अगर पड़ेगा तो फिर क्या होगा, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, और जब गर्मी ज़्यादा होगी तो ये बताओ कि वहाँ के लोग एकदम गर्मी है विषुवत रेखा पे, शराब पसंद करेंगे, नहीं पसंद करेंगे। तो ये सब कंट्रियाँ कौन है, इस्लामिक कंट्री हैं, इस्लामिक कंट्री हैं, और इस्लामिक कंट्री हैं तो क्या अब ये लोग शराब पिएंगे, नहीं पिएंगे तो क्या होगा, हालत खराब, मर जाएंगे। इस्लाम में इसीलिए क्या है, शराब प्रतिबंधित। इनका एरिया देखोगे तो पूरा क्या है, पूरा रेतीला एरिया है, ठीक ना, रेतीला एरिया है। अब रेतीला एरिया है तो धूल उड़ना शुरू, और अगर धूल उड़ रहा है तो बच्चों समझ सकते हैं तो फिर क्या होगा, अपने आप को बचाने की जरूरत। तो चाहे पुरुष हो चाहे महिला, आपने देखा होगा पुरुष तक पूरा साफा वाफा जो है पूरा ऊपर से नीचे तक पैक, ठीक ना, ये सब पूरा बांध के पैक, महिलाएं बुरके में, काला लिबास पैक, ठीक है। तो वो उनके कल्चर में आ गया। उनमें भी क्या है, रेतीला एरिया, कृषि का प्रोडक्शन खराब, कृषि का प्रोडक्शन खराब, तो जाहिर सी बात है खान पान में अब किस पे डिपेंडेंसी आ गई, डिपेंडेंसी आ गई जानवरों पे, तो उन लोगों में भी मांस खाने की परंपरा। अब इस्लाम में जो है सुअर हराम क्यों है, इस्लाम में सुअर हराम इसलिए है कि सुअर में जो उनकी पीठ होती है, पीठ पे पाया जाता है फीता कृमि, ठीक ना, तो ये उसको बॉयल करके आज के डेट में निकाल दिया जाता है, ठीक है, उसको निकाल के बाहर कर देते तब उसको खाते हैं। तो उस समय इन लोगों को ये ज्ञान था नहीं, तो ये लोग खाते थे, तो इससे डेथ होती थी बड़े पैमाने पे, ठीक है, बड़े पैमाने पे डेथ होती थी। तो इसलिए क्या हुआ, उसको धर्म के साथ जोड़ दिया गया, ठीक है। तो सुअर क्या हो गया, ठीक है, वो अपवित्र हो गया, बाकी के जानवर नहीं अपवित्र हैं, क्योंकि उस बाकी के जानवरों में इस टाइप का कोई परंपरा नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह से देखो इनका निर्माण। अब बचे हम लोग ना ऊपर वाले हैं ना नीचे वाले हैं, हम लोग बीच वाले हैं, ठीक है, मध्यम मार्गी, बुद्ध का दर्शन, पूरा जीवन ही बुद्ध के दर्शन से भरा पड़ा है, ठीक है, मध्य मार्गी हैं हम लोग। तो मध्य मार्गी में क्या है, यहाँ कर्क रेखा पे है ना हम लोग, ये इस तरह से यहाँ, ठीक है। तो कर्क रेखा में है तो गर्मी भी है, ठंडी भी है, बरसात भी है, तो इसलिए हमें ना बहुत ज़्यादा शराब परेशान कर सकता है, ना बहुत ज़्यादा ठंडी परेशान कर सकती है, और ना हम पूरी तरह डिपेंड रहेंगे किस पे, जानवरों पे। क्यों, क्योंकि हमारा एरिया जो है वो लैंड वाला है, एग्रीकल्चर हमारे वहाँ अच्छा है, तो हम क्या है, हम लोग सर्वाहारी हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, समझे। तो बच्चों क्लाइमेट से भी क्या होता है, ठीक है, निर्माण होता है, ठीक है, धर्म का निर्माण होता है, ठीक है बच्चों। तो अब मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था बच्चों कि देखो भारतीय जो हैं, ठीक है, इनको विधान परिषद जो था, जो भारत में कानून बनना शुरू हुआ विधान परिषद के द्वारा, तो विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया, परंतु इनको जो है, इनको अधिकार नहीं ज्यादा प्राप्त थे, ठीक है, ज्यादा अधिकार नहीं प्राप्त थे, ठीक है। अब क्यों शामिल किया गया, मैं यही बात बता रहा था
तो मैं ये बता रहा हूं कि शामिल इसलिए किया गया क्योंकि छोटे छोटे जो है जो विद्रोह वगैरह हुए ना, ठीक है, तो इस टाइप के कोई विद्रोह ना हो, ठीक है, और भारतीय जब सम्मिलित रहेंगे तो क्या हम लोग सोच रहे हैं उस बात को संसद में, संसद इट मीन्स उस समय का विधान परिषद, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, उठाएंगे, और जब उठाएंगे तो होगा क्या, तो होगा ये अंग्रेजों को हमारे दिमाग में चल क्या रहा है ये बात पता चल जाएगी। 1857 की क्रांति के बाद अगर हम देखें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाएगी, ठीक ना, 1885 में, तो 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाएगी तो सेफ्टी वाल का सिद्धांत आता है, ठीक है, क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। ये क्यों किया जा रहा है, ये इसीलिए कि भारतीयों के मन में क्या चला ये पता चल जाए, तो इसलिए भारतीयों को भी क्या किया गया, सम्मिलित किया गया विधान परिषद में। परंतु अंग्रेज तो दुष्ट ही ठहरे, ठीक है, तो दुष्ट तो मतलब दुष्ट, ठीक। अब क्या है, सम्मिलित तो भारतीय थे, ठीक है, तो संसद में यानी विधान परिषद में कोई बजट पास हो, ठीक है, कोई भी बिल पेश हो, ठीक है, कुछ भी करना हो तो भारतीय सदस्य जो है उस बजट पे बातचीत कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे, परंतु उनको वोटिंग का राइट नहीं था, ठीक है, उनको बच्चों वोटिंग का राइट नहीं था, ठीक है, तो वोटिंग राइट जो है वो उनको नहीं प्रदान किया गया। अब वोटिंग राइट जो है वो क्यों नहीं प्रदान किया गया, ठीक है, तो अब हम लोग इस बात को समझें कि वोटिंग राइट जो है ये क्यों नहीं प्रदान किया गया, ठीक है, तो देखो वोटिंग राइट अगर बच्चों प्रदान हो जाता, ठीक है, मत देने का अधिकार अगर प्रदान हो जाता, ठीक है, तो होता क्या कि ब्रिटिश सरकार जो चाहती वो हो नहीं पाता, तो इसलिए भारतीयों को बजट पास हो तो बहस कर लो, प्रश्न पूछ लो, ठीक है, परंतु दो अधिकार उनको नहीं दिए गए। क्या, एक तो अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया और दूसरा मतदान का अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है, तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस पॉइंट को भी जरा यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है, तो यहां अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या, पहला पॉइंट क्या हो जाता है कि भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु इसको मैं समझा रहा हूं बच्चों अभी, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया तथा मतदान का अधिकार भी नहीं दिया गया, ठीक ना, तो यहां समझना होगा बच्चों, ठीक है, कि अनुपूरक प्रश्न क्या होता है, ठीक है, तो अनुपूरक प्रश्न का मतलब बच्चों ऐसे समझ लो, क्रॉस क्वेश्चन करना, जैसे समझना मेरी बात को कि मान लो महिलाओं के लिए आज की डेट में संसद ने कोई बजट पास किया कि मतलब महिला है भारत में, ठीक है, तो महिलाओं को जो है हर महिलाओं को एक स्कूटी दी जाएगी, ठीक है, एक स्कूटी दी जाएगी, तो अब भारतीय सदस्य मान लो बैठे हुए हैं, ठीक है, विधान परिषद में अंग्रेजों ने कहा कि महिलाओं को स्कूटी दिया जाएगा, तो अब उसमें हम क्रॉस क्वेश्चन में क्या पूछ लें कि अच्छा ये बताइए आप महिलाओं को आप स्कूटी देंगे तो ये बताइए महिलाओं में जो है कितना स्कूटी जो है दलित वर्ग की महिला को मिलेगा और कितना ओबीसी वर्ग की महिला को मिलेगा, ठीक है, इसका जवाब आप दे दीजिए, ये क्या हो गया, अनुपूरक प्रश्न, ठीक है, तो अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, ठीक, और तो और क्या अधिकार नहीं था, मतदान का अधिकार, तो यानी कि मान लो ये स्कूटी देने की बात हो रही है, वोटिंग हो रहा है, लगा भारतीय लोगों को कि यार ये तो मतलब जो है कि ज्यादा बजट जो है खराब कर देंगे देश का, तो होगा क्या, वोटिंग जब होगा तो हम वोट जो है उसके अगेंस्ट जाके डाल देंगे, तो ये होगा क्या, ये बिल पास नहीं हो पाएगा, तो इसलिए भारतीयों को बजट पे प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु मत देने का अधिकार जो है, ठीक है, ये
नहीं दिया गया। ठीक है, तो हम लोग बच्चों आगे की क्लास को, ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहां तक के पॉइंट हो गए हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट एक्ट को देखा जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं बच्चों। ओके।